फ्रेंड्स, आज से हम घटना चक्कर की हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाउ सबसे पहले हम घटना चक्कर में दे रखा है आपको स्टोन एज। तो स्टोन एज के क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टोन एज सबसे पहला टॉपिक है। तो एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक दे रखा है स्टोन एज का। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। घटना चक्कर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की। सबसे पहले हम कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक दे रखा है स्टोन एज, वो कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये पूछ रहा है ये कौन थे। जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे ये कौन थे। ये क्या जियोलॉजिस्ट थे, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट थे, या पेलियो बोटेनिस्ट थे, या हिस्टोरियन थे, ये कौन थे। तो पहले तो आपको बताते हैं। देखो ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया। वाह, मतलब देखो, जो आपका पैलियोलिथिक पीरियड था, उस पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स मिले हैं, तो इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड का जो टूल फाइंड आउट किया था सबसे पहले, वो इन्हीं ने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। तो आपको पता है स्टोन एज में हमें 3 एज पढ़ते हैं। एक पैलियोलिथिक पीरियड है, फिर मीजोलिथिक पीरियड है, और फिर न्यूलिथिक पीरियड है। ठीक है, और उसके बाद एक चालकोलिथिक पीरियड भी आता है। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है, उसमें जो मैन आदमी इंसान टूल्स यूज करता था, स्टोन से बने हुए हथियार यूज करता था, तो उन टूल्स को, पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स है, उनको सबसे पहले इंडिया में किसने डिस्कवर किया था। इन्होंने, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया। तो आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब ये कौन थे। तो भाई ये ना जियोलॉजिस्ट भी थे, ये जियोलॉजिस्ट भी थे, और ये आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। देखो एक्सप्लेनेशन में दोनों न है। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया, रॉबर्ट ब्रूस वाज ए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो दोनों ही है, ये जियोलॉजिस्ट भी है और आर्कियोलॉजिस्ट भी है। अब आपसे, अगर आपको ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो भाई, और आपको किसी एक पे टिक करना है, फिर आप करना जियोलॉजिस्ट पे। और अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए, जैसे ई बी दे रखा हो और ई में दे रखा हो ए एंड बी बोथ, तो फिर आपको जियोलॉजिस्ट पे भी टिक करना है और आर्कियोलॉजिस्ट पे भी टिक करना है। तो बस आप याद रख लो, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे एंड आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पैलियोलिथिक पीरियड का सबसे पहला टूल इंडिया में डिस्कवर किया था, और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। यानी इंडिया के एंगल से जो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री, तो इंडिया के एंगल से जो प्री हिस्ट्री है, उसके फादर इनको माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या होता है, तो आपको बता देता हूँ। देखो तीन तरह के पीरियड होते हैं। एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और एक होता है हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो है जहाँ पे रिटन एविडेंस हमें कुछ नहीं मिले हैं, कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मिले हैं, उनसे हमने हिस्ट्री को जाना है। प्रोटो हिस्टोरिक में हमें रिटन एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन हम रिटन एविडेंस को डेसिफर नहीं कर पाए हैं, यानी उस लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाए हैं। तो वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और हिस्टोरिक पीरियड जहाँ पे रिटन एविडेंस मिले हैं और हम उनको पढ़ भी पाए हैं, हमने उनको डेसिफर भी कर लिया है, वो होता है हिस्टोरिक पीरियड। तो एक होता है प्री हिस्टोरी, जहाँ पे रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं। एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पे रिटन एविडेंस मिले हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाए उनको। और एक हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पे रिटन एविडेंस है और हमने उनको पढ़ भी लिया है। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के यानी इंडियन प्री हिस्ट्री के फादर कौन थे, तो वो भी कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो देखो एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितने सारे फैक्ट पता लग गए कि रॉबर्ट ब्रूस फूट फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री हैं। ही इज ए ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। इन्होंने पैलियोलिथिक पीरियड का फर्स्ट टूल इंडिया में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेजन, कोपेनहेजन, HAGEN, कोपेनहेजन। The three age system divided into stone, bronze and iron from the collection of कोफेन म्यूजियम was coined by। अब देखो पहले तो पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन समझ लो। आंसर तो बता ही दूंगा मैं और आपको भी पता लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है देखो, एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम का नाम है COPENHAGEN, कोपेनहेजन म्यूजियम। अब इस म्यूजियम में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो एक बंदे ने उस चीज़ों को कलेक्ट किया, ऑब्जर्व किया, और फिर उसने क्या किया, उन चीज़ों को जो कोपेनहेजन, बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, कोपेनहेजन म्यूजियम में जो रखी हुई थी चीज़ें, उसके बेस पर उसने हिस्ट्री को 3 एज में डिवाइड किया, स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज। यानी इसका मतलब जो कोपेनहेजन म्यूजियम है वहाँ पे जो कलेक्शन थी, उन कलेक्शन को, उन मटेरियल को 3 एज में डिवाइड किया उसने। कुछ स्टोन एज से रिलेटेड चीज़ें थी, कुछ ब्रोंज एज से रिलेटेड, कुछ आयरन एज से रिलेटेड, स्टोन, आयरन एंड ब्रोंज। तो ये काम किसने किया था? तो ये काम किया था, याद रखना, थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने, THOMSON, थॉमसन। इस थॉमसन का पूरा नाम क्या था? तो देखो इसका पूरा नाम था, ये देखो, ये है डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट था ये, और इसका नाम था क्रिश्चियन जुरगेनसन थॉमसन। अब आपको पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको ऐसे याद रख लो कि डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट था ये, और इसका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन। बीच का ये जो है ना, ये काट दो, तो अब उसका क्या नाम हो जाएगा? क्रिश्चियन थॉमसन, डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट था। तो जो कोपेनहेजन म्यूजियम था उसमें चीज़ों को 3 एज के बेस पे, आयरन, स्टोन और ब्रोंज के बेस पे किसने करा? क्रिश्चियन थॉमसन। और कहाँ का था ये? डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट था। ठीक है, नाउ अगले नेक्स्ट उस पर क्वेश्चन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सकैवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन। अब बताओ कि आपको पता है कि 3 एज थी, एक पैलियोलिथिक पीरियड था, फिर आया मीजोलिथिक पीरियड, फिर आया नियोलिथिक पीरियड, और उसके बाद लास्ट में आया चाल्कोलिथिक पीरियड। तो अब वो पूछ रहा है कि कौन से पीरियड में एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो भाई उसका आंसर है डी, मीजोलिथिक पीरियड। तो आप भी याद रखना, जो मीजोलिथिक पीरियड है, इस मीजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया था। यानी लोगों ने एनिमल्स को पालना शुरू कब किया था? कौन से पीरियड में? मीजोलिथिक में। पैलियोलिथिक में किया नहीं, मीजोलिथिक में किया। हाँ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मीजोलिथिक में किया। यस। न्यूलिथिक, अरे न्यूलिथिक तो बाद में आएगा ना मीजोलिथिक के। न्यूलिथिक से पहले मीजोलिथिक में ही पालना शुरू कर दिया था, तो मीजोलिथिक में तो पालते ही होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से पीरियड में स्टार्ट कर दिया था एनिमल्स को पालना, तो मीजोलिथिक में स्टार्ट कर दिया था। और मीजोलिथिक के बाद जो आगे पीरियड्स आए हैं, नियोलिथिक वगैरह, तो उसमें कंटिन्यू करा उन्होंने पालना, लेकिन स्टार्ट कब किया था? मीजोलिथिक पीरियड में। ठीक है, याद हो गया ये क्वेश्चन? तो अगर आपसे पूछ लें कि एनिमल को पालना कौन से पीरियड में स्टार्ट किया था, तो आप बताओगे मीजोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन मीजोलिथिक पीरियड। कह रहा है कि बताओ कौन सी साइट से पता लगता है कि इंसानों ने जानवर पालने शुरू कर दिए थे मीजोलिथिक पीरियड में। तो इन सब में से आप याद कर लो, बैगोर, बैगोर एक जगह है, ये राजस्थान में है बैगोर।
ये बैगोर जो एक जगह है राजस्थान में, ये मीजोलिथिक पीरियड की एक साइट है, एक जगह है, और यहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं जो पता बताते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था मीजोलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो अगर पूछ लें कि बताओ भाई एक ऐसी साइट का नाम बताओ जो मीजोलिथिक पीरियड की है और जहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं, किस चीज़ के एविडेंस, कि लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था, तो आप बताओगे सर बैगोर, बैगोर एक जगह है राजस्थान में, वो है आंसर। अच्छा, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट, अब देखो मीजोलिथिक पीरियड में ही एविडेंस ऑफ एनिमल, तो देखो पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहां से मिले थे, बैगोर से। अब अगले ऑप्शन में बैगोर तो है ही नहीं, क्वेश्चन वही है कि मीजोलिथिक पीरियड में कौन सी साइट से एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिले हैं, लेकिन अब यहाँ पे बैगोर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आदमगढ़ है। क्या है, आदमगढ़, तो आपको याद रखना है आदमगढ़। यानी इसका मतलब दो जगह ऐसी हैं जो आपको याद करनी है जो मीजोलिथिक साइट है और जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंस मिले हैं। एक तो बैगोर राजस्थान और दूसरा है आदमगढ़ यूपी में। तो याद रख लो, बैगोर राजस्थान में और आदमगढ़ यूपी में, ये दो जगह हैं जो मीजोलिथिक साइट है जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आपको मिला है। ठीक है, चलो रट गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। अच्छा, तो भाई बोन इंप्लीमेंट कहां से मिले आपको। ठीक है, यानी इसका मतलब हड्डियों से बने हुए औजार, इंप्लीमेंट्स, हड्डियों से, बोन से बने हुए औजार आपको कौन सी साइट से मिले हैं। तो भाई रट लो दो साइट का नाम, एक तो है महादहा, रख लो महादहा, और दूसरा है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। ठीक है, तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लो। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इंप्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड, तो एक तो है महादा और दूसरा है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ये दोनों ही है आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी बोथ। क्लियर है, और ये दो जो महादा और सराय नाहर है दोनों ही यूपी में है। कहां पे है, यूपी में। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ बताओ बोन इंप्लीमेंट्स के एविडेंस कौन सी साइट से मिले हैं, तो आप बताओगे दो, कौन कौन सी दो साइट ऐसी, एक तो है महादा और एक है सराय नाहर राय। देखो साइट के नाम भी कितने गजब हैं, महादा एंड सराय नाहर राय। महादा और सराय नाहर राय कहाँ पे है ये साइट, ये है भैया यूपी में। कहाँ पे है, यूपी में, याद रखना है। महादहा जैसे महाभारत है ना, तो महाभारत से मिलते जुलता है महादा, यूपी में, और सराय नाहर राय ये भी यूपी में। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अच्छा, अब आपको एक फैक्ट बता देता हूं यही इसी से रिलेटेड। एक बुक है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श, पूरा तत्व अभी विमर्श, नेक्स्ट पेज पे, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये नेक्स्ट पेज पे है, तो अभी नेक्स्ट पेज पे जब चलेंगे तो ये बात लिखी हुई है, सुन लो। तो एक बुक है जिसका नाम है पुरातत्व विमर्श। क्या है बुक का नाम, पुरातत्व विमर्श। दोबारा से बोलो चलो मेरे साथ, पुरातत्व विमर्श। दोबारा बोलो बुक का नाम क्या है, पुरातत्व विमर्श। पुरातत्व विमर्श एक बुक है जो लिखी है डॉक्टर जय नारायण ने, जय नारायण पांडे ने। तो बताओ डॉक्टर जय नारायण पांडे ने कौन सी बुक लिखी है, पुरातत्व विमर्श, पुरातत्व विमर्श। वाह, मजा आ गया बुक का नाम सुन के, पुरातत्व विमर्श। तो पुरातत्व विमर्श है जो डॉक्टर जय नारायण पांडे ने लिखी है, और उस डॉक्टर जय नारायण पांडे की जो बुक्स हैं उसमें ये बताया गया है कि जो बोन से बने हुए इम्प्लीमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं सराय नाहर राय से, महादा से और दमदमा से। यानी ये जो बुक है डॉक्टर जयनारायण पांडे की पुरातत्व विमर्श, इन्होंने 3 साइट बताई हैं और उन 3 साइट से एविडेंस मिले हमें बोन इम्प्लीमेंट्स के। कौन कौन सी वो साइट है, एक तो महादा ही है,
दूसरा है सराय नाहर राय, और तीसरा है डमडमा। डमडमा 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 डमडमा, याद रहेगा। तो बताओ 3 साइट ऐसी बताओ जहां से एविडेंस ऑफ बोन इंप्लीमेंट मिले हैं। और ये सर क्या नाम था उसका, डॉक्टर जयनारायण पांडे। डॉक्टर जयनारायण पांडे ने कौन सी बुक लिखी थी, पुरातत्व विमर्श। उसमें 3 साइट बताई हैं, महादा यूपी में, और सराय नाहर राय, एंड तीसरी साइट दमदमा। नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ये देखो, नेक्स्ट पेज पे नहीं, ये देखो, ये आपको बता रखा है आगे। देखो जो मैंने आपको फैक्ट बताए थे ना, ये देखो पूरा पुरातत्व विमर्श है, डॉक्टर जयनारायण पांडे ने लिखी है, और इन्होंने 3 साइट बताई हैं, सराय नाहर राय, दमदमा एंड महादा। ठीक है, जो अभी आपको बताया वही चीज़ लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार थोड़ा सा कट गया है ना, ये समझ नहीं आ रहा, चलो मैं बोलता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा अच्छे से क्लियरिटी से दिखाऊंगा आपको। फिलहाल चलो ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, 7th नंबर क्वेश्चन पे ध्यान रखो आप। बोन ऑर्नामेंट्स इन द मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अरे भाई वो ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। बोन इम्प्लीमेंट्स कहाँ से मिले हैं, तो मिले हैं सराय नाहर राय से मिले हैं, महादा से मिले हैं, और डमडमा से भी मिले हैं, 3 साइट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। और आपको बताता हूँ ये जो सराय नाहर राय है और महादा है, जहाँ से बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, ये मीजोलिथिक साइट है। यानी इसका मतलब जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंस मिले थे, याद है कहाँ से मिले थे, एक तो बगौर से मिले थे, और दूसरा कहाँ से मिले थे, आदमगढ़ से। ये भी मीजोलिथिक साइट है जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला था। और ये जो 3 साइट हैं, महादा, डमडमा एंड सराय नाहर राय, इन तीनों साइट से क्या मिला है, इन तीनों साइट से बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, हड्डियों से बने हुए इम्प्लीमेंट मिले हैं। ये भी कौन सी साइट है, मीजोलिथिक साइट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मीजोलिथिक साइट बैगोर राजस्थान और आदमगढ़ यूपी भी है, लेकिन वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की एविडेंस बताती है। लेकिन ये जो है कौन सी, सराय नाहर राय, महादा एंड डमडमा, ये भी मीजोलिथिक साइट है, लेकिन ये किस चीज एविडेंस देती है, बोन इम्प्लीमेंट्स का। पुरातत्व विमर्श बुक में भी इनका जिक्र किया गया है, डॉक्टर जयनारायण पांडे के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 8 क्वेश्चन नंबर 8 पे आपकी फोकस होनी चाहिए। 3 ह्यूमन स्केल्टन इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। तो कह रहा है 3 ह्यूमन स्केल्टन इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, यानी इसका मतलब एक ऐसी जगह बताओ जहां पे एक सिंगल कबर में 3 आदमियों की ह्यूमन स्केल्टन मिले हैं, मतलब 3 बॉडी मिली हुई है। यानी एक कबर के अंदर 3 आदमियों को दफनाया गया है। ऐसी कबर, ऐसा ग्रेव कहाँ पे हमें मिला है, तो देखो ऐसा हमें कहाँ मिला है। देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में मिला है, दमदमा इज ए मीजोलिथिक साइट इन यूपी। In Damdama, 41 human graves were found. Out of this grave, 5 are double burial, 1 triple burial is also found here. यानी इसका मतलब ये बता रहा है कि जो डमडमा है, डमडमा एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं। और ये 41 ह्यूमन ग्रेव्स के अंदर कुछ तो डबल बुरियल हैं। डबल बुरियल का मतलब जहाँ पे दो इंसानों को एक साथ दफनाया है एक ही कबर में। और एक ट्रिपल बुरियल भी है। ट्रिपल बुरियल का मतलब जहाँ पे 3 इंसानों को एक जगह बनाया है। तो डमडमा में आपको दोनों ग्रेव मिलेंगी। एक ग्रेव ऐसी जहाँ पे आपको 3 आदमी एक साथ
दफनाए हुए हैं एक ही कबर में, और एक ग्रेव ऐसी मिलेगी जहाँ पे 2 आदमियों को दफनाया गया है, यानी डबल बुरियल एंड ट्रिपल बुरियल जो ग्रेव है वो कहाँ मिलती है, डमडमा में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि 4 ह्यूमन स्केल्टन, मतलब जहां पे एक ही ह्यूमन स्केल्टन में 4 आदमियों को एक साथ दफनाया है, 4 बुरियल ग्रेव, ये कहां पे है, तो इसका आंसर है सराय नाहर राय। तो देखो आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़कर एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। अभी आपका क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ये था कि 3 ह्यूमन स्केल्टन इन सिंगल ग्रेव कहाँ मिले हैं। तो आपको पता है डबल बुरियल बी और ट्रिपल बुरियल बी, ये ग्रेव हमें कहाँ पे मिले हैं, ये मिला है डमडमा में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लें 4 बुरियल ग्रेव, यानी 4 ह्यूमन स्केल्टन एक ही ग्रेव में, सिंगल ग्रेव में, ये कहाँ से मिले हैं, तो फिर वो डमडमा नहीं होगा आंसर, फिर उसका आंसर क्या होगा, सराय नाहर राय। ओहो, फिर आंसर क्या हो जाएगा, सराय नाहर राय, याद रहेगा। तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, बिना चीटिंग करे आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ डबल बुरियल ग्रेव और ट्रिपल बुरियल ग्रेव कहां से मिला है। आपका आंसर आना चाहिए सर डमडमा। अच्छा, डमडमा ही तो है जहां पे 2 आदमियों को और 3 आदमियों को एक साथ दफनाया जाता था। अच्छा, 4 आदमियों को एक ही कब्र में दफनाया गया हो, ऐसी ग्रेव, ऐसी कब्र कहां पे है, तो फिर आपका आंसर आना चाहिए सर डमडमा नहीं है, फिर आंसर क्या है, तो फिर आंसर है सराय नहार राय, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन देखो। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन, यानी इसका मतलब जो सीरियल है, सीरियल का मतलब एग्रीकल्चर की बात हो गई, तो सीरियल कल्टीवेशन ऑफ सीरियल कौन सी स्टेज में शुरू हुआ था। तो भाई आपको बताता हूँ मीजोलिथिक पीरियड में तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो एग्रीकल्चर वगैरह है वो स्टार्ट हुआ था आपका न्यूलिथिक पीरियड में। तो ये जो सीरियल पहली बार कल्टीवेट होना शुरू हुआ था, यानी एग्रीकल्चर की बात हो गई, ये कौन सी पीरियड में आया होगा, ऑब्वियसली बात है नियोलिथिक पीरियड में, क्योंकि नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, तो आंसर हो जाएगा इसका न्यूलिथिक एज में, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ सीरियल कब स्टार्ट हुआ था, यानी एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, न्यूलिथिक में। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मीजोलिथिक में हुआ था, और कल्टीवेशन ऑफ सीरियल वगैरह यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम शुरू हुआ था न्यूलिथिक पीरियड में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अब क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाओ। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज याद है ना, सबसे पहले पैलियोलिथिक एज थी, फिर मीजोलिथिक आई जहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, फिर न्यूलिथिक आई जहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो न्यूलिथिक एज में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सिंपल क्वेश्चन क्या है 10th वाला, ये पूछ रहा है कि जब न्यूलिथिक एज थी तो हमें पता लग गया था कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, लेकिन न्यूलिथिक एज में जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर के वो कहाँ से मिलते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस, तो अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं मेहरगढ़। अब ये मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है वहां पे एक जगह है मेहरगढ़। तो पहले तो ये इंडिया में ही था ना, तो मेहरगढ़ वो जगह है, वो न्यूलिथिक साइट है मेहरगढ़, जहां पे एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस मिलती है, यानी सबसे पहले जो हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले थे वो मिले थे मेहरगढ़ से। तो अगर आपसे पूछ लूं कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कब हुआ था, न्यूलिथिक पीरियड में, और न्यूलिथिक पीरियड में ऐसी कौन सी साइट है जहां पे सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, तो आप बताओगे मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन देखो, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। अब देखो ये कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है कि सबसे पहले जो मैन है यानी आदमी को देखा गया उसका एविडेंस इंडिया में कहां से मिलता है। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, तो ये नर्मदा वैली है एक जगह, नर्मदा वैली के ऊपर इंडिया में इंसान को सबसे पहले देखा गया था। तो इंडिया में
पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा तो सबसे पहले इंसान को कहाँ देखा गया था? अफ्रीका में। सबसे पहले इंसान को कहाँ देखा गया था? अफ्रीका में। लेकिन हम अफ्रीका की, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया में जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है मैन के, वो कहाँ से मिलते हैं? नर्मदा वैली से। कहाँ से? नर्मदा वैली से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन। सबसे पहले मैन ने कौन सा सीरियल यूज किया था? यानी बार्ले, वीट, राइस या सोरगम? तो आंसर है, देखो कई बुक में वीट है, कई में बार्ले है, यानी राइस और सोरगम तो नहीं है, लेकिन वीट और बार्ले में से आंसर है। किसी बुक्स में आप पढ़ोगे वीट आंसर दिया हुआ है, किसी में बार्ले दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप मेरी मानो और घटना चक्करी मानो तो जो फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन है वो है ऑप्शन सी, यानी बार्ले। ठीक है, याद रहेगा। तो बार्ले टिक करके आना। तो फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन क्या था? बार्ले था। फिर बार्ले के बाद वीट आया और फिर वीट के बाद राइस आया। तो फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन क्या था? बार्ले। बार्ले के बाद वीट, फिर देन राइस। ठीक है, तो फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन याद कर लो, बार्ले था। नाउ नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। अब आपको बताया अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से मिला है। अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा है हमने कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था? नियोलिथिक पीरियड में। और नियोलिथिक पीरियड में सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस कहाँ से मिले हैं? तो हमने पढ़ा था मेहरगढ़ पाकिस्तान में एक जगह है, वहां से हमें एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया है? क्वेश्चन नंबर 13 में सेम क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं। तो देखो आंसर क्या दे रहा है? आंसर इस बार मेहरगढ़ नहीं दिया, आंसर इस बार दिया है लोहरा देवा। तो भाई एक जगह यही बुक में अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी क्वेश्चन का आंसर क्या देखा था? मेहरगढ़ देखा था, और अब ये है लोहरा देवा। तो भाई कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बताता हूं क्या बात है। देखो क्या था, पहले जो रिसर्च हुई थी उसमें ये माना गया था कि जो मेहरगढ़ है वहां से हमें सबसे पहले एविडेंस मिले एग्रीकल्चर के। ठीक है, लेकिन जो फिर बाद में और छानबीन हुई तो जो लोहरा देवा है उसमें जो एग्रीकल्चर के एविडेंस पाए गए, तो जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो वो और पुराने पीरियड के एग्रीकल्चर के एविडेंस है। यानी आप समझ रहे हो, यानी आपको दो चीज मिली, दो चीज़ों की। अब उन दोनों चीज़ों में से पहली चीज को पहले पीरियड में कौन सी आई थी, पुरानी कौन सी है, यानी आपको दो चीज मिली और आपको ये देखना है कि दोनों में से पुरानी कौन है। तो उसके लिए आप कार्बन डेटिंग करते हो और कार्बन डेटिंग से पता लगता है कि कौन सी चीज़ पुरानी है। ऐसे ही जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एविडेंस है वो हमें लोहरा देवा से मिले हैं और मेहरगढ़ से मिले हैं। तो अब आपने मेहरगढ़ के जो एविडेंस मिले और लोहरा देवा के जब एविडेंस मिले, दोनों को कंपेयर किया, कार्बन डेटिंग किया, तो पता लगा जो लोहरा देवा में जो एविडेंस मिले एग्रीकल्चर के वो पुराने हैं एज कंपेरिजन टू मेहरगढ़। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लोहरा देवा में एग्रीकल्चर के सबसे पहले एग्रीकल्चर किया गया था। यानी इसका मतलब जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर के, यानी सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ पे स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इंडिया में स्टार्ट हुआ था लोहरा देव जगह में। फिर कब कहाँ पे स्टार्ट हुआ? फिर मेहरगढ़ में। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर लोहरा देव नहीं दे रखा तो आप मेहरगढ़ को टिक करना, मेहरगढ़ और लोहरा देव दोनों दे रखा तो आपको लोहरा देव को स्टार्ट करना है। यानी सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ स्टार्ट हुआ था? लोहरा देव में, फिर मेहरगढ़ में। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ठीक है, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ। अब सेटल लाइफ कब शुरू हुई? सेटल लाइफ तो ऑब्वियस सी बात है, सेटल लाइफ कब शुरू होगी आप बताओ? जब एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर आने के बाद लोग एग्रीकल्चर करने लगे, तब उन्हें जहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगे वहाँ पे वो रहना भी स्टार्ट कर दिए। क्योंकि जब वो कुछ उगाएंगे तो उसको जब वो उगाएंगे तो वो उगाने एकदम से तो प्लांट उगता नहीं ना। तो आज आपने बीज डाला, फिर उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, तो लोग वहीं पे बसने लग गए, खेती बाती करने लग गए। तो एग्रीकल्चर कब आया था? एग्रीकल्चर आया था न्यूलिथिक पीरियड में।
तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूलिथिक पीरियड में। लेकिन न्यूलिथिक पीरियड में भी कौन सी साइट से आपको मिलता है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ, तो आप बताओगे मेहरगढ़। ठीक है, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ कहाँ से मिलती है, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल लाइफ मिलती है मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, वहाँ से आपको पता लगता है कि लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। यानी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बोलूँ कि इस बात का एविडेंस कि लोगों ने परमानेंट एक जगह सेटल होना शुरू कर दिया था, इस बात का एविडेंस सबसे पहले हमें कहाँ से मिलता है, तो इस बात का एविडेंस हमें मिलता है मेहरगढ़ से। ठीक है, कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से। ठीक है, याद रख लेना। अगर पूछ लें कि एग्रीकल्चर का सबसे पहले एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो लोहरा देवा। लोहरा देवा नहीं है तो मेहरगढ़। लोहरा देवा है आंसर में तो लोहरा देवा, अगर ऑप्शन में लोहरा देवा नहीं है तो मेहरगढ़। तो एग्रीकल्चर का सबसे पहले एविडेंस मिलता है लोहरा देवा या फिर मेहरगढ़ से। लेकिन सेटल लाइफ का एविडेंस सबसे पहले कहाँ से मिलता है, तो वो है मेहरगढ़। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो वही एग्रीकल्चर का सबसे पहला एविडेंस इंडिया में कहाँ से मिला है, तो आपको यहाँ पे बताना है मेहरगढ़, क्योंकि यहाँ पे लोहरा देवा नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 भी सेम क्वेश्चन है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 16 भी सेम क्वेश्चन रिपीट है, मेहरगढ़। ठीक है, और अगर क्वेश्चन रिपीट होते ना तो यानी आपके वो पक्के हो रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार आ रहा है क्वेश्चन, आपके दिमाग में भी बार बार वो क्वेश्चन आ रहा है, आप सुन रहे हो बार बार, तो वो इमेज छप जाएगी, तो ये क्वेश्चन आप कभी जिंदगी में भूलोगी नहीं। तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। अब बताऊं आपको, चालकोलिथिक एज का मतलब पहले इंसान ने स्टोन को यूज करना शुरू किया, पत्थर को। तो स्टोन के बेस पे हम 3 पीरियड में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है पैलियोलिथिक पीरियड, फिर आता है मीजोलिथिक पीरियड, और फिर आता है नियोलिथिक पीरियड। ये तीनों पीरियड तो स्टोन एज से रिलेटेड है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। और फिर उसके बाद स्टोन के साथ साथ कॉपर को जब आदमी ने यूज करना शुरू किया, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं चालकोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो पूछ रहा है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। तो भाई कॉपर एज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक एज बोलते हैं। जो चालकोलिथिक हम एज किसको बोलते हैं, कॉपर एज को। तो कॉपर एज इज आल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट साइट। अब देखो, पहले तो क्वेश्चन समझो, बिना क्वेश्चन समझे आंसर थोड़ी रट सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक, द अर्लीस्ट रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट साइट। आपको बताता हूँ क्या पूछ रहे क्वेश्चन। ये पूछ रहा है भैया कि भाई जो सबसे पहले स्टोन एज आई, स्टोन एज के बाद आप पढ़ते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना होता है स्टोन एज के बारे में। फिर स्टोन एज के बाद आता है, जब स्टोन एज जैसे से स्टोन एज बढ़ती जाएगी, स्टोन एज में सबसे पहले आएगा पैलियोलिथिक, फिर आएगा मीजोलिथिक, फिर आएगा नियोलिथिक, फिर जैसे से फिर बाद में आने लगी हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप एंटर कर जाओगे, और आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना स्टार्ट करोगे स्टोन एज के बाद। तो जब ये पूछ रहा है कि भाई स्टोन एज से जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पे जाते हो, स्टोन एज से मूव करते करते आप कहाँ पहुँचते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे पहुँचते हो। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्टोन एज से धीरे धीरे आप कहाँ पहुँचते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो अवशेष हैं, एविडेंस है, किस चीज़ के एविडेंस है, स्टोन एज के भी एविडेंस मिलते हैं आपको। और स्टोन एज से जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाते हो, तो स्टोन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच का जो पीरियड है, वहाँ उस पीरियड के जो
एविडेंसेस हैं उस पीरियड में हमें जो जो चीज़ें मिली हैं वो चीज़ों के एविडेंसेस आपको कौन सी साइट से मिले हैं, ठीक है। यानी आप इसको ऐसा मानो कि एक जगह एक एक पॉइंट पे आप खड़े हो स्टोन सिविलाइजेशन पे, दूसरे पॉइंट पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो स्टोन सिविलाइजेशन थी, स्टोन एज थी, वहाँ से जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ मूव करोगे तो बीच में जो पीरियड पड़ेगा उस पीरियड में जो आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं उनके एविडेंसेस, यानी वो चीज़ें आपको कहाँ से मिली हैं, तो वो चीज़ें वो एविडेंसेस आपको मिली हैं मेहरगढ़ से। याद रख लो कहाँ से मिली हैं, मेहरगढ़ से, याद रहेगा। तो स्टोन एज से हड़प्पन की तरफ जब आप मूव करोगे तो उस पीरियड के दौरान जो चीज़ें मिली हैं उसके एविडेंसेस आपको कहाँ से मिले हैं, वो ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, देखो 19 क्वेश्चन ये कह रहा है नवदा टोली। नवदा टोली एक जगह है, नवदा टोली। तो नवदा टोली वाज एक्सकेवेटेड बाय, तो नवदा टोली वाज एक्सकेवेटेड बाय यानी एक नवदा टोली साइट है। तो ये नवदा टोली साइट को किसने एक्सकेवेट किया था, यानी किसने खोजा था। तो नवदा टोली साइट एक साइट है, बड़ी फेमस साइट है नवदा टोली, उसको उसको खोजबीन उसकी किसने की थी। तो इसका आंसर है सी, प्रोफेसर एच डी संकलिया। प्रोफेसर एच डी संकलिया ने, प्रोफेसर एच डी संकलिया ने नवदा टोली को एक्सकवेट किया था। और नवदा टोली में मिला क्या है। अच्छा पहले तो नवदा टोली है कहाँ, ये भी याद रखो। तो नवदा टोली है एमपी में। कहाँ पे, एमपी में। देखो ये दे रखा मध्य प्रदेश, ये रहा। तो नवदा टोली कहाँ पे, एमपी में। तो नवदा टोली एमपी में है। इसको किसने खोजबीन की है, एच डी संकलिया ने। अब नवदा टोली से हमें मिले क्या है, तो नवदा टोली से देखो हमें क्या क्या मिला है। एक तो हमें राउंड एंड एक रेक्टेंगुलर, मतलब राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स मिले हैं। तो हमें रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स मिले हैं, राउंड शेप की भी एंड रेक्टेंगुलर शेप की भी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ठीक है। तो हमें राउंड एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स मिले हैं, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स। तो जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं राउंड शेप के भी एंड रेक्टेंगुलर शेप के भी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, वो हमें मिले हैं नवदा टोली पे। और नवदा टोली कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और किसने, एच डी संकलिया ने खोजबीन की थी। तो नवदा टोली से रिलेटेड आपको बहुत सारी बात पता लग गई। एमपी में है, एच डी संकलिया ने खोजबीन की थी। और यहाँ पे हमें राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल हाउसेज मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। इन विच स्टेट नवदा टोली इज लोकेटेड। अभी तो बताया नवदा टोली कहाँ पे है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चलो आज अभी इसी लेक्चर में इतना ही करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम 21 क्वेश्चन से करेंगे। तो अब हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। अब 20 नेक्स्ट वीडियो में हम 21 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।